नमस्कार। आप बच्चों, हम अपने पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ में पढ़ रहे थे। आज का बिंदु रहेगा पदार्थ की अवस्था, यानी पदार्थ किन किन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ मुख्यतया 3 भौतिक अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था अंत में। और इसके अलावा 2 अवस्था मैंने और बताई थी जो बड़ी कक्षा में आ रही, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का पूरा नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आज हम इनकी मूल जो भौतिक अवस्था है उनको पढ़ेंगे, उनमें अंतर पढ़ेंगे और उन पर पड़ने वाले ताप व दाब के प्रभाव को पढ़ेंगे और ताप के मापने के पैमाने के बारे में भी बात करेंगे कि किस पैमाने से किस पैमाने में चेंज कैसे होता है, उसके बारे में हम उसके परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं, यानी ये अवस्थाएं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड। जैसे उदाहरण के रूप में ये चौक है, झाड़न है, टेबल है, कुर्सी है, पत्थर है, ईंट है। ये जो बर्तन होते हैं धातु के, ये सभी जो है इनके आकार आप देखेंगे तो एक निश्चित रहेगा। और आप किसी भी बर्तन में रखो, ईंट को रखो चाहे चौक को रखो, उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका आयतन उतना ही रहेगा। अर्थात ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं उसको ठोस कहते हैं। फिर भी इसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नमक व चीनी के दानों को आप किसी बर्तन में डालोगे तो बाहर से देखने पर वो बर्तन का आकार लेगा, लेकिन आयतन तो निश्चित है, परंतु उसके आकार में परिवर्तन नहीं हुआ। यदि आप उसी चीनी या नमक के क्रिस्टलों को प्लेट में रखोगे तो उसके में अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित है। इसी प्रकार यदि किसी ठोस को आप परस पर गिराओगे तो उसमें संपीड़ित या बहने की कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहता नहीं है, वो अपने स्थान पर रुकता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इनमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब अपने बात करते हैं नंबर 2, द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन हमेशा निश्चित ही रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे 1 लीटर पानी है, उसको चाहे आप घड़े में लो, चाहे बाल्टी में लो, जग में लो, जिस बर्तन में लोगे उस बर्तन का आकार वो ग्रहण करेगा। परंतु आपने 1 लीटर लिया तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी उसका जो आयतन है वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार के बर्तन में लो, बर्तन का आकार जरूर ग्रहण करता है। तो पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं कि द्रव अवस्था में क्या क्या मुख्य गुण होते हैं। द्रव पदार्थ जैसे जल है, तेल है, छाछ है आदि। इन पदार्थों को यदि आप परस्पर गिराओगे तो ये पदार्थ बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, परंतु इसमें बहने की गति अलग अलग होती है, क्योंकि द्रव अवस्था के कण सांद्र हो सकते हैं, तनु हो सकते हैं। अर्थात जो द्रव पतला होता है वो द्रव की बहने की गति तेज होती है, और जो द्रव गाढ़ा होता है उसकी बहने की प्रवृत्ति कम होती है, परंतु इसमें दो बहने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये थी द्रव अवस्था। इसके उदाहरण दिए थे मैंने अभी, तो इनके उदाहरण आप साथ साथ में लिखते रहोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। वैसे आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ है, उनमें से आप छांटोगे ये। अब है तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था, गैसीय अवस्था। तो इसके जो कण हैं वो पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास, इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। उदाहरण के रूप में जैसे ठोस में मैंने अभी बताया था कि आकार वाला, ऐसा आभासी देखने पर स्पंज होता है, उसके बीच में बहुत छिद्र होते हैं, इसलिए है तो वो ठोस, लेकिन जब उसको दबाया जाता है तो उसके आकार में थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन वो ठोस है क्योंकि उसके बीच में छिद्र पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में अभी बताया था, तो द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था के कणों के मध्य
ठोस की तुलना में कण दूर दूर होते हैं, अर्थात एक स्थान अधिक होता है, इसलिए उसको क्या कर सकते हैं हम अपने द्रवीकृत कर सकते हैं, लिक्विफाइड अर्थात उसको दबा सकते हैं, थोड़ा बहुत संपीड़ित कर सकते हैं। गैस अवस्था, गैसीय अवस्था में पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार व आयतन, आकार व आयतन ये दोनों ही क्या कहते हैं, बहुत दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित। तो पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, जिस प्रकार उसके जो आकार में परिवर्तन करोगे वैसा हो जाएगा, और आयतन जिस प्रकार बर्तन में रहोगे वैसा आयतन ग्रहण कर लेगा। जैसे हमारे चारों ओर की हवा, इसके हवा का आकार, इस कक्ष में हवा है, इसका कोई आकार दिखाई नहीं दे रहा है और इसका कोई आयतन निश्चित नहीं है, क्योंकि इसके कण इन दोनों की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें रिक्त स्थान अधिक होता है, तो इनको आसानी से हम इसके अंदर चल सकते हैं, बह सकते हैं। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में आकार व आयतन अनिश्चित। जैसे उदाहरण के रूप में हम विभिन्न प्रकार गैसों में हवा का तो है ही, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो विभिन्न प्रकार गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे हम इसी कक्षा में। तो ये थी गैसीय अवस्था। अब इसके अलावा दो अवस्था और बताई थी मैंने, प्लाज्मा व BEC, अर्थात अब 9th कक्षा में आप पदार्थ की 5 अवस्था के बारे में जानोगे। तो 3 अवस्था का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन पदार्थ की अवस्था पर ताप व दाब का प्रभाव पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था में ताप का प्रभाव, अर्थात अवस्था परिवर्तन। तो देखिए पदार्थ की अवस्था पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ताप यानी टेम्परेचर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताप अलग अलग पैमाने पर मापा जाता है। जैसे नंबर 1 केल्विन पैमाना, ये इंटरनेशनल पैमाना है, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना कैसे मापा जाता है? इस पर डिग्री नहीं लगता। केल्विन पैमाने पर ताप मापा जाता है प्रमुखतया, परंतु इसके अलावा भी ताप मापने की तापमापी होती है, वो अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग जो उसको मतलब अन्वेषण किया गया है। तो केल्विन पैमाना इंटरनेशनल पैमाना ताप का, टेम्परेचर का। इसके अलावा होता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा बनाया गया था। यह पारे के ऊपर निर्भर करता है। डिग्री सेल्सियस वह पैमाना है जिसमें जल की जो ठोस अवस्था है, यानी द्रव से ठोस, ठोस से द्रव बनने पर 0 डिग्री लिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस, तथा यह इसका गलनांक बिंदु है, तथा इसका क्वथनांक बिंदु जो उबलने का बिंदु है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इस आधार पर यह बनाया गया है। परंतु हम केल्विन पैमाना और इस दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट, डॉक्टर फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट पैमाना जो बनाया था, इसमें पानी का गलनांक बिंदु 0 डिग्री के स्थान पर -32 डिग्री लिया गया, -32 डिग्री लिया गया है। इसके आधार पर हमें, और इसका क्वथनांक बिंदु 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया गया है। यह इसका गलनांक बिंदु है दोनों का, ये इसका क्वथनांक बिंदु है। इसके साथ भी संबंध स्थापित होता है। चौथा रूमर तापमापी भी होती है, जिसका ज़्यादा वर्णन नहीं है। रूमर तापमापी अपने ये वाली डॉक्टरी तापमापी है, यह वाली प्रयोगशाला तापमापी है, और यह इंटरनेशनल ताप मापने का पैमाना है, केल्विन पैमाना। आप पूछे ताप मापने का अंतर्राष्ट्रीय पैमाना SI मात्रक प्रणाली में क्या है, तो आप बोलोगे केल्विन पैमाना।
अब मैं आपको इनमें आपस में परिवर्तन को बताता हूं, ध्यान करें आप। यदि आपको केल्विन ताप में कोई ताप दिया गया है, जैसे 575 केल्विन ताप है, उसको आप किस में बदलना चाहते हो? डिग्री सेल्सियस में। 575 केल्विन ताप को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो इसका हमें एक सूत्र बना लेते हैं। तो देखिए आप, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन पैमाना माइनस 273। 273 इसमें घटाने पर क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और यदि आपको केल्विन पैमाना ज्ञात करना है तो केल्विन पैमाना बराबर डिग्री सेल्सियस और इसको पक्षांतरण कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा 273। इस प्रकार से हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहले वाला मैं इसमें परिवर्तन कर रहा हूं, दूसरा ये। तो पहले जो दिया है आपको प्रश्न में दिया है कि 575 केल्विन को, एक प्रश्न बनता है 575 केल्विन को डिग्री सेल्सियस पैमाने में बदलिए। तो सूत्र आपके पास पड़ा है, आपको दिया है, तो आप डिग्री हल करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन कितना? 575 माइनस 273। अब घटाते हैं तो 5 में से 3 गए 2 और 7 में 7 गया 0 और 5 में से 2 गए 3, तो 302 डिग्री सेल्सियस आएगा। यहाँ देखिए, यह जो केल्विन लगा था के ही लगा, यहाँ डिग्री नहीं लगा, लेकिन इस पे डिग्री सेंटीग्रेड लगता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात आई कि मैंने बोला कि मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में 36.9, जो अप्रोक्सीमेट लगभग हम 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को किस में? केल्विन में बदलना है, चेंज कीजिए। किस में? केल्विन पैमाने पर। तो मैंने सूत्र बताया था, केल्विन पैमाना बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जो घटाया था इस बार जोड़ देंगे। तो केल्विन बराबर इसकी जगह ये दिया गया है 37 प्लस 273। अब इसमें जोड़ते हैं तो क्या देखिए, 3 और 7 10, 10 की 0, 7 और 3 10 सर, एक हासिल की 11, हासिल की 1, 2 और 1 3, 310 केल्विन, 310 केल्विन ये आ गया। इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण है, किस किस में? डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध, ये आप अभी समझेंगे, बहुत शानदार है। इसके कई क्वेश्चंस बड़ी कक्षाओं में और कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें पूछा जाता है। तो वो देखिए आप, किस किस में डिग्री सेल्सियस हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध, डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध सूत्र देखिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटा उसका गलनांक बिंदु ले लिया ऊपर
नीचे लेंगे हम इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका क्वथनांक बिंदु। अब इसके बराबर F -32, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु होता है -32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बटा 180। यह इसका सूत्र है। इसको और छोटा करके इन दोनों को काट रखा है, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। इसमें 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कटेगा ये 5 वर्ग, और ये 2 से कटेगा 9 वर्ग। तो इस प्रकार से अब सूत्र को परिवर्तन कर लिया हमने। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट्टा 5 बराबर F -32 बट्टा 9। इस सूत्र में आप किसी भी दिए गए इस या तो ये दिया गया या दिया गया उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यह है अपने इन दोनों में संबंध, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध सूत्र। अब यह जो सूत्र बन गया, इस सूत्र का उपयोग करके बताता हूं मैं किस प्रकार से उपयोग होता है। जैसे अभी एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान हमने लिया था 37 डिग्री सेल्सियस, उसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे, 37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर रखेंगे हम 37, सूत्र में देखिए आप बट्टा 5 यहाँ रखा मैंने, बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बट्टा 9। अब यह ज्ञात पक्ष है, यह ज्ञात, इनका वज्र गुणन करेंगे, तिरछा गुणा, वज्र गुणन गुणा, वज्र गुणा करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो क्या आएगा 5F -5 का इसे गुणा करो 32 का, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 5 3 15, 1 16 बराबर 37 × 9। इसको भी गुणा कर लीजिए, तो ये होगा 9 7 63, 6 9 3 27 से 33, तो यह आ गया 333। तो यहाँ लिख देंगे 333। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो ये माइनस का इधर ले जाएंगे, तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 333 प्लस 160 160, इसमें जोड़ दो, तो ये 33 और 60 93, और ये 493। 5F बराबर 493 डिग्री सेल्सियस। अब अपने क्या करेंगे, F का मान ज्ञात करते हैं। तो F को यहाँ रख लो, जो गुणा में उसको भाग में ले जाते हैं 5। अब इसका भाग देते हैं, यहाँ 493 में 5 का भाग देते हैं, उत्तर आ जाएगा 9 पंजे 45, बच्चे कितने 4, उतारे 3, 8 पंजे 40, बच्चे कितने 3, भाग नहीं जाता, तो दशमलव यह 0, 6 पंजे 30, तो 6 आ गया। अब यहाँ पर किसके F बराबर, अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस ताप था, वो फ़ारेनहाइट पर कितना हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों बराबर है। तो मुख्यतः हमें डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो इस ताप पर मापते हैं, तो ये तापमान अपना क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक बहुत ही गजब का प्रश्न है कि ऐसा एक मान है जिस पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। यदि आप -32 डिग्री सेल्सियस मान रखोगे तो -32 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आंसर आएगा, उत्तर आएगा। यह दोनों पर मान बराबर होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किस मान पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट पे माना बराबर होता है, तो ये है उत्तर उसका। तो ये आपको मैंने
चेंज करना बताया था, किसका किस में किसका किस, ऐसे भी प्रश्न आपको इस कक्षा में पूछे जाएंगे, जो गणितीय प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, पूछे जाएंगे। तो ये तापमान के बारे में, तापमापी के बारे में बताया था मैंने कि तापमापियाँ कितने प्रकार की होती है, ताप किस किस पैमाने पर मापा जाता है। अब अपने बात करते हैं ताप के प्रभाव से क्या होता है। जब भी हम किसी अवस्था के पदार्थ को ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें क्या ऊर्जा होती है, क्योंकि पदार्थ के कण सदैव क्या होते हैं, गतिमान रहते हैं, और गतिमान कण अपने आसपास गतिज ऊर्जा कण होते हैं। तो अब हम ताप की बात करेंगे तो ताप के कारण इन कणों में गति आती है। जैसे ठोस अवस्था है, उसको गर्म करने पर वो क्या होता है, एक निश्चित ताप पर क्या होती है, पिघल जाती है, और कौन सी अवस्था धारण करती है, द्रव अवस्था। कौन सी? द्रव अवस्था। ठोस को गर्म करने पर यह द्रव अवस्था धारण करता है। तो जैसे बर्फ, हिम, बर्फ जल की ठोस अवस्था है। बर्फ को यदि आप गर्म करोगे तो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा, और कौन सी अवस्था धारण करेगा, द्रव अवस्था, जल की तरल अवस्था, तरल धारण करेगा। तो कहने का मतलब इसको जब ऊर्जा दी जाती है तो ये अपने अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, पिघल जाता है, जैसे सोना चांदी तक पिघलता है। इसी प्रकार द्रव अवस्था को यदि आप गर्म करोगे तो एक निश्चित ताप पर वो उबल करके कौन सी अवस्था में आएगी, गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस। ठोस से द्रव आता है, इसको हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। और द्रव से गैस, इसको हम कहते हैं उबलना, क्वथन। तो गलन और क्वथन ये दो जो मूल प्रश्न है कि गलन किसे कहते हैं। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और द्रव का गैसीय अवस्था धारण करता है तो उबलना क्या कहलाता है, क्वथन। और अब इसको और ऊर्जा देंगे तो ये वाष्पित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाष्पन। इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन करता है। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, ठोस, द्रव और गैस ताप के प्रभाव में अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ गलन है, क्वथन है, ये कुछ ऐसे बिंदु है जिसके बारे में आप बात करेंगे। गलन व गलनांक। ये देखिए, गलन व गलनांक। गलन किसे कहते हैं? तो यह होगी परिभाषा। गलन यानी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलन कहते हैं। अब गलनांक यानी गलने का अंक। पदार्थ ये बताया था, इसका उदाहरण जैसे बर्फ से पानी की कौन सी द्रव अवस्था, कौन सी द्रव अवस्था धारण करना। अब मैं कह रहा हूं गलनांक वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था धारण करता है,
वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था धारण करता है उसे गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था धारण करता है वो गलनांक कहलाता है। तो गलनांक की परिभाषा भी आप लिख लोगे। अब मैं पानी के लिए गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी के लिए जो पानी यानी ठोस बर्फ है, जब तक आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करते जाओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह द्रव अवस्था धारण करेगा। अब बात यहाँ पर आएगी कि हम गर्म कर रहे हैं तो दी गई ऊष्मा कहाँ गई? तो अवस्था परिवर्तन में काम आती है जो ऊष्मा, वो 2 प्रकार की होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। इसको परिभाषित करते हैं तो वह आवश्यक ऊर्जा जो 1 किलोग्राम ठोस को 1 किलोग्राम ठोस को अर्थात पानी को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा जो दी जाती है तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो केवल अवस्था परिवर्तन में काम आती है। इसी प्रकार दूसरा अपना बिंदु है यथा 1 गलन व गलनांक। नंबर 2 है क्वथन व क्वथनांक। क्वथन शब्द का मतलब क्या है? उबलना। उबलने के बाद में पदार्थ की कौन सी अवस्था आती है? वाष्प। तो क्वथन यानी जब किसी द्रव को उबाला जाता है तो एक निश्चित ताप पर वो गैसीय अवस्था धारण करता है, तो उबलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। उबलने की प्रक्रिया को क्वथन है। और वह निश्चित तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है अर्थात गैसीय अवस्था धारण करता है उस तापमान को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। पानी के लिए क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूँ मैं आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इस प्रकार से ये बिंदु है, गलन, क्वथन, गलनांक, क्वथनांक। इसी प्रकार अगला तीसरा बिंदु है अवस्था में कि हिमन व हिमांक। हिमन व हिमांक। हिमन यानी पिंडन, हिम यानी बर्फ। यदि कोई द्रव ठोस अवस्था धारण करता है तो उसको हिमन कहते हैं। और वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था धारण करता है उसे हिमांक कहते हैं। पानी के लिए हिमांक बिंदु भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और गलनांक बिंदु भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये था हिमन व हिमांक। अब इसके अलावा एक शब्द आता है पिंडन, यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था आती है उसे पिंडन कहते हैं। और एक बिंदु आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्व ये रे यंग बोला जाएगा, ऊ बड़ा है, ऊर्ध्वपातन ये शब्द है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था धारण किए ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और पुनः ठंडा करने पर गैसीय अवस्था डायरेक्ट किसमें? ठोस अवस्था है, अर्थात बीच की जो अवस्था है वो गायब रहती है। इसको हम एक रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे ये सब आपने उतार लिया होगा। अब देखिए हम अवस्था परिवर्तन को इससे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया आपने ठोस अवस्था, कौन सी? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। आप इस से आसानी से समझ सकते हो
ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। और द्रव से वापिस ठोस में बदलना पिंडन या ईमन। तो पिंडन लिख देते हैं, पिंडन। ये तो हो गया इनका। और द्रव से गैसीय अवस्था माना, द्रव से गैसीय अवस्था माना क्या कहलाता है? वाष्पन या क्वथन। और गैस से पुनः द्रव अवस्था धारण करना संघनन। यानी गैस के कण जैसे बादल बनते हैं, जलवाष्प एकत्रित होकर के द्रव अवस्था धारण करते हैं, इसको संघनन कहते हैं। तो ये इस प्रकार से। अब एक मैंने बताया था कि ठोस डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं और गैस डायरेक्ट किस में? ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो इस को किस नाम से? दोनों तरफ एक ही नाम है, ऊर्ध्वपातन। ऊ बड़ा ऊर्ध्वपातन। यह है अवस्था परिवर्तन का। तो दो मैंने गुप्त ऊष्मा बताई थी, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये दोनों टॉपिक आप परिभाषाएं कंप्लीट करेंगे। तो ये था अपना ताप का प्रभाव। अगले वीडियो में हम इसी अवस्था पर दाब के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।